एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की इस सीरीज के अंतर्गत आज हम एमबीओ अप्रोच उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन का अध्ययन करेंगे। एमबीओ का फुल फॉर्म है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स MBO was first given by Peter Drucker in 1954 in the book The Practice of Management। उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन की अवधारणा पहली बार 1954 में पीटर ड्रकर द्वारा अपनी पुस्तक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में दी गई थी। उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन एक व्यापक प्रणाली है जो मापने योग्य और सहभागी निर्धारित लक्ष्यों पर आधारित है। एमबीओ अब पूरी दुनिया में, पूरे संसार में व्यापक रूप से प्रचलित है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की जो परिभाषा है फेरिच और कुंट्ज द्वारा दी गई है। ये परिभाषा कहती है द कम्प्रिहेंसिव मैनेजरियल सिस्टम डेट इंटीग्रेट मैनी की मैनेजरियल एक्टिविटीज़ इन अ सिस्टमैटिक मैनर and that is consciously directed towards the effective and efficient achievement of organizational and individual objectives। यानी व्यापक प्रबंधकीय प्रणाली जो कई प्रमुख प्रबंधकीय गतिविधियों को एक व्यवस्थित तरीके से एकीकृत करती है और जो सचेत रूप से संगठनात्मक और व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्रभावी और कुशल उपलब्धि की ओर निर्देशित होती है। तो इस परिभाषा से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जो एमबीओ है वो प्रबंधकीय जो प्रणाली है उसमें कई तरह की गतिविधियाँ जो प्रबंधक से संबंधित है उन सभी को एक व्यवस्थित तरीके से एकत्रित किया जाता है और इसमें संगठन और व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्रभावी तरीके से कुशलतापूर्वक प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यह है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। अब देखते हैं कॉमन एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम। तो इसके कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो 4 कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ एन एमबीओ अप्रोच। एमबीओ प्रोग्राम है उसके 4 महत्वपूर्ण जो सामान्य तत्व हैं वो हैं गोल स्पेसिटी, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग एंड एक्सप्लिसिट टाइम पीरियड एंड परफॉर्मेंस फीडबैक। गोल स्पेसिटी क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एमबीओ में उद्देश्य अपेक्षित उपलब्धियों की संक्षिप्त विवरण होना चाहिए। यानी जो भी उद्देश्य होगा वो संक्षिप्त रूप से विवरण होना चाहिए। यह पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए केवल लागत में कटौती करने, सेवा में सुधार करने या गुणवत्ता में वृद्धि करने की इच्छा व्यक्त करना। हम केवल इच्छा व्यक्त कर दें कि हमें गुणवत्ता में वृद्धि चाहिए, हमें लागत में कटौती चाहिए, हमें सेवा में सुधार चाहिए, तो ये स्पेसिफिक गोल नहीं है। जब स्पेसिफिक गोल नहीं है तो इसको हम अच्छी तरीके से माप भी नहीं सकते, तो इसको मापने योग्य बनाना पड़ता है। इस तरह की इच्छाओं को मूर्त उद्देश्यों में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है जिसे मापा और मूल्यांकित किया जा सकता है। यानी कि जो हमने अभी सामान्य चीज़ें कही थी वो सामान्य इच्छा व्यक्त करने से एमबीए अप्रोच का कोई लेना देना नहीं, जब तक कि हम इन इच्छाओं को मूर्त उद्देश्यों में परिवर्तित ना कर दें, इनको मापने योग्य और मूल्यांकन योग्य न बना दें। दूसरा, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, सहभागी निर्णय लेना। जैसा कि डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि निर्णय की प्रक्रिया भी है वो 2 तरह की होती है, केंद्रीकृत और एक विकेंद्रीकृत। केंद्रीकृत में केंद्र निर्णय लेता है यानी बॉस निर्णय लेगा, और जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया होगा वो पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग कहलाती है। तो एमबीओ अप्रोच में भी विकेंद्रीकृत निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। एमबीओ में उद्देश्यों को एक तरफा के रूप में बॉस द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता
और कर्मचारियों को सौंपा जाता है, जैसा कि पारंपरिक उद्देश्य सेटिंग की विशेषता है। तो इसमें जो भी कार्य हो रहा है वो साथ में मिलकर सहकर्मी यानी कर्मचारी सभी लोग मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होती है। इसमें लक्ष्यों को सहभागी निर्धारित लक्ष्यों में बदल दिया जाता है। जो भी थोपा गया उद्देश्य होता है उसको सहभागी निर्धारित उद्देश्यों में बदल दिया जाता है। प्रबंधक और कर्मचारी संयुक्त रूप से लक्ष्य चुनते हैं और इस बात पर भी सहमत होते हैं कि उनको कैसे प्राप्त किया जाए। अगला एक्सप्लिसिट टाइम पीरियड। एक्सप्लिसिट टाइम पीरियड यानी एक स्पष्ट समय अवधि। ऐसा नहीं है कि हमने एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया, अब वो साल में, 1 साल में, 2 साल में पूरा हो ही जाएगा। उसके लिए भी एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाती है कि इस लक्ष्य को इतने समय में प्राप्त करना है। प्रत्येक उद्देश्य की एक संक्षिप्त समय अवधि भी निर्धारित की जाती है। आमतौर पर जो समय की अवधि है वो 3 महीने, 6 महीने या 1 साल हो। जैसा कि उद्देश्य होगा उसका टाइम पीरियड वैसा ही निर्धारित किया जाएगा। अगला है परफॉर्मेंस फीडबैक, प्रदर्शन प्रतिक्रिया। एमबीओ कार्यक्रम की अंतिम सामग्री प्रदर्शन और लक्ष्यों पर निरंतर प्रतिक्रिया होती है। जो फीडबैक है वो निरंतर होना चाहिए, प्रतिपुष्टि निरंतर मिलनी चाहिए, जो व्यक्तियों को अपने स्वयं के कार्यों की निगरानी करने और सही करने की अनुमति देती है। यानी जब फीडबैक लगातार मिलता रहता है तो यदि हमारी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें व्यक्ति स्वयं की भी निगरानी करता है और उसको कैसे सही किया जाता है। अगर कुछ कमी चल रही है, गलती हो रही है, तो उस गलती में सुधार भी करते जाते हैं। यह निरंतर प्रतिक्रिया यानी जो निरंतर फीडबैक है वो समय समय पर औपचारिक मूल्यांकन बैठकों द्वारा पूरक होती है, जिसमें वरिष्ठ और अधीनस्थ लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की समीक्षा कर सकते हैं, जिससे भी आगे फीडबैक उन्हें मिलता रहता है। ये तो 4 इंग्रेडिएंट्स थे। अब देखते हैं 6 स्टेप्स ऑफ एमबीओ अप्रोच। एमबीओ प्रोसेस है, उसके 6 चरण जो है वो कौन कौन से हैं। एमबीओ या उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन को एक व्यापक प्रबंध की प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि व्यवस्थित प्रक्रिया में कई प्रमुख प्रबंधकीय गतिविधियों को एकत्रित करता है और जो सचेत रूप से संगठनात्मक व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्रभावी एवं कुशल उपलब्धि की ओर निर्देशित करता है। जैसा कि इस परिभाषा को पहले ही बताया था, कुंड और बहरिच द्वारा ये परिभाषा दी गई है। अब जो एमबीओ अप्रोच के 6 चरण हैं वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला है डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो संगठन है उस संगठन का उद्देश्य क्या है उसको निर्धारित करना। फिर डिफाइन एम्प्लॉयज़ ऑब्जेक्टिव्स। संगठन के उद्देश्य तो है ही है, इसके बाद फिर एम्प्लॉयज़ के उद्देश्य, प्रत्येक एम्प्लॉयज़ को अलग अलग उद्देश्य दिया जाता है। अगला कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस, प्रदर्शन और प्रगति की सतत निगरानी। चौथा है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, प्रदर्शन का मूल्यांकन। पाँचवा है प्रोवाइडिंग फीडबैक यानी फीडबैक प्रदान करना। और छठवां है परफॉर्मेंस अप्रेजल, निष्पादन का मूल्यांकन करना। तो डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जैसा कि पहले जो 4 इंग्रेडिएंट बताए थे उनमें भी यही था, संगठनात्मक लक्ष्यों को परिभाषित करना। तो लक्ष्य संगठनात्मक प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और वे कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। संगठन के कई अलग अलग प्रकार के लक्ष्य भी हो सकते हैं, जिनमें वे सभी को उचित रूप से प्रबंधित किया जाना चाहिए। जितने भी हैं सभी को उचित रूप से प्रबंधित किया जाना चाहिए और लक्ष्यों को निर्धारित करने में कई अलग अलग प्रकार के प्रबंधकों को शामिल होना चाहिए। वरिष्ठों द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्रारंभिक हैं, एक विश्लेषण और निर्णय के आधार पर ही एक निश्चित अवधि के भीतर संगठन द्वारा क्या किया जा सकता है और क्या किया जाना चाहिए, ये सब निर्धारित कर लिया जाता है इस पहले चरण में। दूसरे चरण है डिफाइन एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव्स। यदि आप पहले अपने उद्देश्यों के बारे में सोचते हैं तो उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन काम करता है। 90% समय आपने अपना जो काम है वो कर लिया है, ये कहते हैं पैटर डिकर। यानी पैटर डिकर ये कह रहे हैं
यदि आपने पहले उद्देश्यों के बारे में सोच लिया है तो आधा काम आपका पूरा हो गया है, 90% काम आपका पूरा हो चुका है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि कर्मचारी के प्रबंधकों को प्रासंगिक सामान्य उद्देश्यों, रणनीतियों और नियोजन परिसरों के बारे में सूचित किया गया है, तब प्रबंधक अपने उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए आगे बढ़ता है। प्रबंधक पूछता है कि कर्मचारी किन लक्ष्यों को मानते हैं कि वे किस समय अवधि में और किन संसाधनों के साथ पूरा कर सकते हैं। फिर वे कुछ प्रारंभिक विचारों पर चर्चा करेंगे कि कंपनी या विभाग के लिए कौन से लक्ष्य संभव है। अगला कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस, प्रदर्शन और प्रगति की सतत निगरानी। एमबीओ प्रक्रिया न केवल व्यावसायिक संगठनों में लाइन प्रबंधकों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है, बल्कि कर्मचारियों के प्रदर्शन और प्रगति की निगरानी के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। और प्रदर्शन और प्रगति की निगरानी के लिए जो निम्नलिखित आवश्यकता है वो इस प्रकार है। पूर्व स्थापित उद्देश्यों के साथ प्रदर्शन की तुलना करके अप्रभावी कार्यक्रमों की पहचान करना, शून्य आधारित बजट का उपयोग करना, व्यक्तियों और योजनाओं के मापने के लिए एमबीए अवधारणाओं को लागू करना, लंबी और छोटी अवधि के उद्देश्यों और योजनाओं को तैयार करना, प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना और उचित स्तर पर स्पष्ट जिम्मेदारियां, निर्णय लेने के अधिकार के साथ एक ध्वनि संगठनात्मक संरचना तैयार करना। अगला है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, प्रदर्शन मूल्यांकन। इस एमबीए प्रक्रिया के तहत संबंधित प्रबंधकों की भागीदारी के साथ प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है। अगला है प्रोवाइडिंग फीडबैक प्रदान करना। एक एमबीए कार्यक्रम में फिल्मी सामग्री, प्रदर्शन और लक्ष्यों पर निरंतर प्रतिक्रिया होती है, निरंतर फीडबैक दिया जाता है, जो व्यक्तियों को अपने स्वयं के कार्यों की निगरानी करने और सही करने की अनुमति देता है। यह निरंतर प्रतिक्रिया समय समय पर औपचारिक मूल्यांकन बैठकों द्वारा पूरक होती है, जिसमें वरिष्ठ और अधीनस्थ लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की समीक्षा कर सकते हैं, जिससे आगे की प्रतिक्रिया होती है। अगला है परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। प्रदर्शन मूल्यांकन संगठनों के भीतर कर्मचारी के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा की जाती है। यह एमबीए प्रक्रिया के अंतिम चरण में किया जाता है। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, इट इज़ ए टेक्निक्स एंड फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट। यह एक प्रबंधन की एक तकनीक और दर्शन है कि प्रबंधन कैसे किया जाए, उसकी एक तकनीक भी है और उसकी ये फिलॉसफी है। कैसे ये भी बताता है कैसे प्रबंधन किया जाए जिससे अधिक से अधिक लाभ हो सके, जल्दी से जल्दी उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। दूसरा, संबंधित प्रबंधकों की भागीदारी से वस्तुनिष्ठ सेटिंग और प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है। तो वस्तुनिष्ठ परिस्थितियों में यहाँ प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी, सब्जेक्टिव रूप से कुछ नहीं किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन होगा, ऑब्जेक्टिव रिव्यू होगा। तीसरा, संगठन के सभी स्तरों के लिए उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, यानी संगठन के जितने भी स्तर हैं सबके अपने अपने उद्देश्य होते हैं। किसी एक व्यक्ति का ही उद्देश्य नहीं होता, जितने भी स्तर हैं, जितने भी व्यक्ति इस संगठन से जुड़े हुए हैं, सभी को अपने अपने लक्ष्य दिए जाते हैं। चौथा, यह संगठनात्मक उद्देश्यों की प्रभावी और कुशल उपलब्धि की ओर निर्देशित है। इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एक्म्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यह संगठनात्मक उद्देश्यों की प्रभावी और कुशल उपलब्धि की ओर निर्देशित करता है। पाँचवां, यह एक संगठनात्मक उद्देश्य को एक व्यक्तिगत उद्देश्य में परिवर्तित करने से संबंधित है, यानी जो संगठन का उद्देश्य है उसको व्यक्तिगत उद्देश्य में बदल देता है। प्रत्येक कर्मचारी के लिए अलग अलग उद्देश्य। इस धारणा पर व्यक्तिगत उद्देश्यों की स्थापना एक कर्मचारी को प्रतिबद्ध बनाती है, जिससे वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यानी कमिटमेंट प्रत्येक कर्मचारी का रहता है कि हमें ये कार्य करना है। छठवां, एमबीओ का मूल उद्देश्य
जो मूल जोर है वो उद्देश्यों पर होता है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन संसाधनों के साथ उद्देश्यों का मिलान करने का प्रयास करता है। यानी जो उद्देश्य प्राप्त करने के लिए जिन संसाधनों की ज़रूरत है वो संसाधन भी प्रदान करता है। सातवां, एमबीओ के उद्देश्य उपयुक्त प्रणालियों और प्रतिक्रियाओं के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। अगला, प्रदर्शन की आवधिक समीक्षा एमबीओ की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है, एक निश्चित समय के बाद समीक्षा की जाती है। अगला, एमबीओ संगठन को उसके पर्यावरण, उसकी उप प्रणालियों और लोगों के साथ एकीकृत करने के लिए साधन प्रदान करता है। यहाँ पे जो भी साधन की ज़रूरत होती है, जो भी मीन्स की ज़रूरत होती है, उनको प्रदान किया जाता है जिससे उप प्रणालियाँ और लोगों को एकीकृत किया जा सके। अगला, नियोजित प्रदर्शन की तुलना में कर्मचारियों को वास्तविक प्रदर्शन पर फीडबैक प्रदान किया जाता है। यानी जो आपने प्लानिंग की थी प्रदर्शन की, उसकी तुलना की जाती है जो वास्तविक प्रदर्शन कर्मचारियों का रहा है। ये थी एमबीओ की विशेषता। अब देखते हैं एमबीओ की से क्या लाभ होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो इससे 9 लाभ बताए गए हैं। पहला, इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट। इससे प्रबंधन में सुधार होता है, क्योंकि जब उद्देश्य पहले से निर्धारित रहेगा, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना उद्देश्य होगा, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास होगा, जिससे संगठन के उद्देश्य भी पूरे हो जाएंगे। दूसरा, एनकरेज पर्सनल कमिटमेंट। व्यक्तिगत प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इसमें पहले ही बताया है इसकी प्रतिक्रिया में कि इसमें प्रत्येक कर्मचारी को अलग अलग उद्देश्य दिए जाते हैं, जिससे उनका व्यक्तिगत कमिटमेंट अधिक प्रोत्साहित होता है। अधिक कमिटमेंट वो अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन पर देते हैं। अगला, क्लियरिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। इससे संगठन भी स्पष्ट होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जब उद्देश्य स्पष्ट रहेगा तो संगठन भी स्पष्ट रहेगा कि संगठन का ये उद्देश्य से ये कार्य कर रहा है। चौथा, डिवाइस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल एंड सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन। इसमें जैसा कि बताया था अंतिम चरण में संगठनात्मक नियंत्रण और व्यवस्थित मूल्यांकन के लिए उपकरण होते हैं। कैसे संगठन पर नियंत्रण किया जाएगा, इन सब के लिए उपकरण भी उपलब्ध रहते हैं। पाँचवा, डेवलप इफेक्टिव कंट्रोल। प्रभावी नियंत्रण विकसित किया जाता है, क्योंकि शाब्दिक समीक्षा की जाएगी तो नियंत्रण भी बना रहेगा। छठवां, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता में सुधार। जब लगातार समीक्षा होती रहेगी, जहाँ कमियाँ होगी उनमें सुधार होता रहेगा, तो अपने आप प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी। सातवां, मोटिवेटिंग सबऑर्डिनेट। अधीनस्थों को प्रेरित करना। जैसे अधीनस्थ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे तो उनको फीडबैक दिया जाएगा, उनको अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा। आत्मा। अगला, पर्सनल सेटिस्फैक्शन। व्यक्तिगत संतुष्टि। जब व्यक्ति अपना 100% देगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा, तो उसको प्रेरित किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा, जिससे उसको आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी। अगला, लोकेटिंग वीक्स एंड प्रॉब्लम एरियाज। कमज़ोर और समस्या के जो क्षेत्र होंगे उनका पता लगाया जाएगा। जब इनका पता लग जाएगा तो उसमें सुधार भी हो जाएगा। तो ये थे इसके बेनिफिट्स। अब हम आते हैं इसमें क्या इसकी सीमाएँ, वीकनेसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। अभी हमने इसके लाभ देखे, अब देखते हैं वीकनेस, क्योंकि कोई भी प्रणाली हो उसके अगर लाभ है तो उसकी हानियाँ भी होती हैं। देयर इज नथिंग परफेक्ट। तो इसकी जो कमजोरियाँ हो सकती हैं वो कौन कौन सी हैं देखते हैं। पहला, एमबीओ के दर्शन को पढ़ाने में विफल, जो आत्मनियंत्रण और आत्मनिर्देशन की अवधारणा पर बनी है, जिसका उद्देश्य प्रबंधकों को पेशेवर बनाना है। यानी इसका जो दर्शन है उसको पढ़ाने में ही ये असफल रहेगा, तो ये इसकी वीकनेस हो जाएगी कि इसको पढ़ाना बहुत कठिन है। अगला, लक्ष्य निर्धारित करने वालों को पहले से कारपोरेट लक्ष्यों के बारे में अच्छी तरह से अवगत कराकर उन्हें उचित दिशा निर्देश देने में विफलता। यानी उसको अगर उचित दिशा निर्देश नहीं दिए जा पा रहे हैं, ये इसकी कमी है।
अगला तीसरा, नियंत्रण की प्रक्रिया में मदद करने वाले सत्यापन योग्य लक्ष्य निर्धारित करने में कठिनाई, कि कौन सा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है इतने समय, कौन सा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसमें कठिनाई होती है। हो सकता है कि जो लक्ष्य 1 साल में प्राप्त करने वाला हो, अगर हमने उसको 3 महीने में ही प्राप्त करने के लिए रख दिया तो उसमें कठिनाई होगी। इसलिए इसकी जो पहचान करना भी मुश्किल कार्य है। अल्पकालिक लक्ष्यों पर जोर अक्सर दीर्घकालिक लक्ष्यों की उपलब्धि में खतरे में डाल देता है। कभी कभी हम अल्पकालिक लक्ष्यों पर इतना जोर लगा देते हैं कि दीर्घकालिक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाते। अगला, नम्यता का खतरा भी एक गंभीर समस्या का कारण बनता है, क्योंकि प्रबंधक उन लक्ष्यों के लिए प्राप्त करते हैं जिन्हें संशोधित कॉर्पोरेट उद्देश्यों, परिवर्तित परिसर या संशोधित नीतियों द्वारा अप्रचलित बना दिया जाता है। कभी कभी नम्यता के कारण भी ऐसा होता है कि हमने लक्ष्य निर्धारित कर दिया और लक्ष्य की समीक्षा की, लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो हम उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं। कभी कभी ये नम्यता इतनी अधिक हो जाती है, इतना अधिक संशोधन होता है कि समय पर लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता। अब देखिए एमबीओ का सार क्या है। कंक्लूज़न, सहभागी लक्ष्य निर्धारण, क्रियाओं का मार्ग चुनना और निर्णय लेना। एमबीओ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्धारित मानकों के साथ कर्मचारी के वास्तविक प्रदर्शन की माप और तुलना करना है। एमबीओ को परिभाषित किया जाना चाहिए कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन एक प्रणाली है जिसमें विशिष्ट प्रदर्शन लक्ष्यों को कर्मचारियों और उनके प्रबंधकों द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित किया जाता है। इन लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में प्रगति की समय समय पर समीक्षा की जाती है और इस प्रगति के आधार पर पुरस्कार। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए। यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए, और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।